Yes, hello friends. This is Jyoti Shukla. Welcome again in this UPSC EPFOP वैके सीरीज. सो यस फ्रेंड्स, अभी हमने जो है पार्ट 7 जो है वो किया है, उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया है. तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम डिस्कस करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन. बेसिकली हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो वो है वो डिस्कस करेंगे. पार्ट थर्ड में जो है वो पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर लेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है 31 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर कह रहा है महंगी मुद्रा, इट मीन्स डियर मनी रेफर्स टू, डियर मनी हम किसे कहते हैं तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन. दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी एट रिसेशन स्टेज. थर्ड वन इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्थ वन इज सेविंग गेन्ड ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. देखो, तो डियर मनी जो होता है ना, हम उसे कहते हैं, इट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इट मीन्स जो बैंक है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा. ठीक है, तो हो सकता है आपको मतलब पता होना चाहिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अगर रेट यानी इंटरेस्ट जब ज़्यादा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है जो पैसे होते हैं वो ला करके बैंक में जमा करते हैं, और जब बैंक में जमा कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि पैसे मार्केट से कम हो जाते हैं और इन्फ्लेशन जो ज़्यादा रहता है ना, वो इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है. इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने इंटरेस्ट को कम कर दिया. कम क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट में जो है मनी की जो लिक्विडिटी है ना वो ज़्यादा फ्लो करे, और ज़्यादा फ्लो करेगा तो फिर मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट भी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हमें पता है ना कि इन्फ्लेशन को एक मेंटेन रखना वो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. इन्फ्लेशन न तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, न तो बहुत ही कम होना चाहिए. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको वो आपने इन्फ्लेशन के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आइए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दिया है ये मैथमेटिक्स का अगेन क्वेश्चन है, देख लीजिएगा. जिसको इंग्लिश में देखना है वो यहाँ पर देख सकता है, हिंदी में मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ. मान लीजिए 0 और 1 आरंभ की दो संख्याएं हैं, दोनों के योगफल अर्थात 1 से अगली अर्थात तीसरी संख्या संरचित की गई है. पिछली दो संरचित संख्या के योगफल से अगली संख्या के संरचित किए गए की एक प्रक्रिया जारी रहती है. यदि ये 0, 1, 1 संख्या इस अनुक्रम में पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं और 7वीं और 10वीं संख्याएं क्रमशः क्या होंगी. देखो, अब ये क्या कह रहा है कि इस तरीके की आपको एक अरेंज करना है. ठीक है, नंबर्स को क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 है, 1, 1, ये तो आपका 3 दिया है. ठीक है, फिर कह रहा है यही वाला सीरीज को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरी संख्या को 7वीं और 10वीं संख्याएं क्रमशः क्या होंगी. तो अब यहाँ पर देखो, पहले, दूसरी और तीसरी तो दे दिया, लेकिन इसी तरीके से कह रहा है इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना है कि 7वां और 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा. ठीक है सॉरी. तो यहाँ पर अगर देखो तो 0, 1, 1, उसके बाद आपका आ जाएगा 2, 3, 5, फिर 8, 13, 21, 34, इसी तरीके से आपका सीरीज जो है वो फॉलो करेगा. अब यहाँ पे काउंट कर लो, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां. तो 7वें पे क्या आ गया, 8 आ गया. अब 8, 9, 10 और 10 पर आपका आ गया 34. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पर. और यहाँ पर दिया हुआ है कि रंगराजन कमेटी, देखो रंगराजन कमेटी ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का, बट अभी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि हम 2012 का क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. राइट, 2012 ही है ना, राइट. ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश रंगराजन समिति ने सुझाया कि क्या सुझाया था. पहला ऑप्शन है यहाँ पर इक्विटी, क्या दिया है, इक्विटी साम्या की मुक्त की जाने वाली प्रतिशत स्पष्टतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य के लिए 74% या 100% होनी चाहिए. तो ये बिल्कुल सही है. ये जो रंगराजन कमेटी थी उसने ये सुझाव दिया था. ठीक है, उनकी रिकमेंडेशंस में एक पॉइंट ये था, विनिवेश का वर्षवार लक्ष्य बनाए रखना जाना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं कहा था, विनिवेश को वर्षवार लक्ष्य बनाने के लिए ऐसा कुछ बताया नहीं था. तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. अब यहाँ पर देख लो कौन सा कथन सही है. तो यहाँ पर है, आप देख सकते हो, इसके ऑप्शंस पर आ जाते हैं हम थोड़ा सा. तो only 1, only 2, तो यहाँ पर only 1 हो जाएगा. ठीक है, सही आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर. यहाँ पर दिया है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है. देखो, जो इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ बनाना ना, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ बनाना, ये संघ सरकार के जिम्मे में आता है. इट मीन्स कि आपने जानते होंगे कि 7th शेड्यूल में क्या है, उसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है. तो संघ सूची के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं ना, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए किसी भी राज्य की सहमति के बिना जो है वो कोई भी इट मीन्स भारत का जो भी हेड होगा वो रूल्स जो है वो बना सकता है.
चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो कौन से आर्टिकल में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को 7वीं अनुसूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तथा सूची, राज्य सूची, वही आपको राज्य सूची, और आप एक बार देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज आप जानते होंगे। यहाँ पर SPM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रदूषण का एक बहुत ही हानिकारक चीज होता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसका आकार आप देख सकते हो कि 10 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसकी वजह से ये कहीं भी इवन हमारे नाक तक में एंटर कर सकता है, नाक से एंटर करके हमारे अंदर तक पहुंच जाता है और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। 36 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट स्टेबलाइज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल जब कर रहे थे ना, उसमें कौन सी फर्स्ट जो है वो इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई थी। तो पहला हो जाएगा सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। देखो ये सब कैसे कट जाएंगे, यहाँ पर दिया है ना स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री लगी थी नहीं, ये तो बहुत बाद में लगी है। और देखो केमिकल इंडस्ट्री कह रहा है, भाई यहाँ पर तो खाने पीने के लाले पड़े थे, इतना ज़्यादा अकाल वगैरह आ रहा था, यहाँ केमिकल की तो बात ही छोड़ दो। पटसन तथा रसायन, फिर से रसायन कट गया, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है तो ये आप दिखा सकते हो कि 1854 में ये मुंबई और बंगाल में आप देख सकते हो 423 सूती मिलें थी। 1856 में रिश्रा बंगाल में आगरी पटसन मिल जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, 1947 तक कुल 113 पटसन मिलें जो हैं वो हो गई थी। आगे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। तो करों द्वारा उगाई गई धनराशि का बंटन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं का मूल्यांकन। ऐसा कुछ भी नहीं है, केंद्र का मूल्यांकन क्यों करेगा। दूसरा है उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है पंचवर्षीय योजना को विकसित करना। ये कहाँ है, पंचवर्षीय योजना विकसित करना इसका काम थोड़ी ना है, वित्त आयोग का काम नहीं है। तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, वित्त आयोग आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 280(1) में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो 2015 से 20 तक थे वो YV रेड्डी थे। अतः ये सब ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मतलब वित्त आयोग जो होता है ना वो केंद्र और राज्य के मतलब बीच में किस तरीके से वित्त का आवंटन वगैरह होगा तो उसके बारे में जो है वो देखता है। तो ये जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। 37 के बाद आ जाते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 38 में IMF के बारे में दिया है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IMF, तो IMF के संबंध में कौन सा सही है। IMF, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। IMF में भारत का कोटा देखो 4% कह रहा है, नहीं 4% से कम है, आज भी 4% से कम है। ठीक है, नेक्स्ट है IMF में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ के जो वित्त मंत्री होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद मतलब सिर्फ हमारे यहाँ के नहीं, हर एक कंट्री के होते हैं। IMF अनुच्छेद 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है। ठीक है, ये देखो अनुच्छेद 4 हमारे संविधान का नहीं है, ये IMF का जो वो बना है ना, एक बुक बनाया गया है। हर एक संस्थान का अपना एक रूल बुक होता है, तो उसी के रूल बुक के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद 4 है ना, आर्टिकल 4 है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण ये करता है। ठीक है, तभी तो मतलब किस देश की कैसी हालत है। जैसे अभी हमने देखा श्रीलंका की हालत जो है वो इतने खराब हो गई। ठीक है, श्रीलंका की हालत खराब हो गई तो उसको लोन वगैरह देने का काम प्लस उसको पैसे वगैरह देने का काम ये करता है। ठीक है, आगे चल देते हैं। तो ये आपने देखा IMF के बारे में। और आपको जानना है तो IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, और इसके प्रबंधक जो है इसमें श्रीलैंड जार्जिवा है। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुई थी। भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य में से एक था। आगे चलते हैं 39 नंबर पे। देखो यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो ये आप इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है कोई कंपनी दो वस्तुओं की दोनों ही उधार खरीद कर एक ही दिन कर रही है। ठीक है, एक ही दिन कर रही है। पहली वस्तु के लिए ऑफर किया गया उधार निबंधन क्रेडिट टर्म 1/2/10 1/20 निवल 30 है, और दूसरी वस्तु के लिए ऑफर किया गया उधार निबंधन क्रेडिट टर्म 3/5 2/50 निवल 30 है। वस्तु 1 की घोषित क्रय लागत 60,000 है और वस्तु 2 की घोषित क्रय लागत 1,40,000 है। यदि दोनों उधार 14वें दिन समायोजित किए जा सकते हैं तो भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार दिखा दे रही हूँ, और क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा
ठीक है। अगर जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अच्छे से आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन तो हम डायरेक्टली बता नहीं सकते क्योंकि हमें करना होगा सॉल्व। तो चलिए आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पर अब ये आपके ऑप्शंस हो गए। यहाँ पर 2.5/10 दिया है, 1/20 नेट 30 दिया है ना। तो अब यहाँ पर दिया है यदि 10 दिन में भुगतान किया गया 2.5% की छूट तथा 20 दिन में जो भुगतान, देखो ये छूट है, ठीक है। 10 दिन के लिए 2.5% की छूट थी और 20 दिन के लिए 1% की छूट, तो 30 दिन में दे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मूल्य 60,000 इक्वेशन में दिया है, 14 दिन में भुगतान कर रहा है तो 60,000 माइनस हम क्या कर देंगे 60,000 डिवाइडेड इंटू 1/100, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1,96,600। तो एक बार इसको आराम से सॉल्व करिएगा आप 39 नंबर का। 39 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन अगर देखें तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 39 में मैं यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ, 39 में आपका सी ऑप्शन जो है वो टिक कर लोगे। अब इसको आराम से आप अपनी कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करिएगा आराम से आप। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन धारित इनका पद क्या था। इससे पहले ये क्या थे, पहले ये उपराष्ट्रपति थे और दूसरे ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये क्या थे, इट मीन्स 1952 से 1952 में ये उपराष्ट्रपति जो बने हैं। लेकिन इससे पहले क्या थे, तो ये इससे पहले यूएसएसआर के जो है वो राजदूत थे। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इनके बारे में। और अगर आपको पढ़ना है तो जैसे इनका जन्म जो है 1888 में हुआ है, 1952 में मतलब इससे पहले उपराष्ट्रपति से पहले ये जो है सोवियत संघ के राजदूत थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, वह अपनी सामान्य चाल की चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, कोई व्यक्ति की सामान्य चाल जो है वो 3/4 से अधिक कभी क्या है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख लो, हमें पता है कि चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि चाल हमें पता नहीं है, तो v मीटर पर सेकंड लेट कर लिया। अब ये फार्मूला हमारा हो गया। मान लो कि डिस्टेंस जो है वो d है, टाइम जो है वो t है। तो अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो d बाई हम क्या कर लेंगे 3/4 टाइम्स था ना। तो ये हमारा जो ये था, इट मीन्स दूरी तो ये हो गया, समय जो हो गया आपका 3/4, ये चाल जो है 3/4 हो जाएगा और टाइम जो है वो t+20, ठीक है। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा 4v/3v इज इक्वल टू t+20। ऐसे लिखोगे आप 4d/3v जो है आपका नीचे ही रहेगा, 3v इज इक्वल टू t+20, ठीक है। अब इसी को आपको आगे जो है वो सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखो, ये फिर इस तरीके से दे दिया, इट मीन्स d/v इज इक्वल टू आप t यहाँ पर लिख सकते हो 4/3 d/v इज इक्वल टू t+20। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपका जो है फाइनली t इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका c। तो यहाँ पर c पर जो है वो आप टिक कर लो, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करें, c 60 मिनट। आगे आ जाते हैं, तो ये हमारा था 41 नंबर क्वेश्चन। 42 पर आते हैं एंड दिस वन इज 42 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है, यह 60 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खातों के लिए लागू है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, यह एक जीवन बीमा सुरक्षा है, नहीं LIC कहाँ से हो गया ये। इसके बाद यह एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है, बिल्कुल सही है। यह बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता की बीमा सुरक्षा करती है, बिल्कुल सही है। देखो, ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये सबसे पहला उनका बड़ा इनिशिएटिव था, ठीक है। इवन इसके तहत बहुत सारे बैंक खाते खुल गए, इसके मतलब बहुत सारे लोगों को लगा कि हमको इतने पैसे जो है वो मिलेंगे एक्सीडेंट की केस में। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। तो 3-4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप ये थोड़ा सा देख सकते हो कि 18 से 70 आयु वर्ष के सभी लोग इसके जो है वो पात्र होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है, A और B 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। B की दौड़ A से 50 मीटर आगे से प्रारंभ होती है, फिर भी AB आगे क्या है, फिर भी AB जो है, मैं आगे करती हूँ इसको, फिर भी AB को 15 सेकंड से हरा देता है। जो A है वो B को 15 सेकंड से हरा देता है। यदि A 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो B की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, सारे डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि A की तय दूरी क्या है, B की क्या है। अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है फार्मूला, ठीक है। इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आप उसी तरीके से 15 सेकंड से हरा रहा है, इट मीन्स t-15 आप कर दोगे इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर का वो
सॉरी डिस्टेंस है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5/18। देखो यहाँ पे 5/18 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो चेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब आगे इसको जब आप सॉल्व कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन बना करके, तो टाइम आ जाएगा 465 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका स्पीड हो जाएगा। टाइम आप इस तरीके से निकालोगे, फिर इसकी स्पीड आपका 7.4 आ जाएगा, तो 7.4 इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको आराम से सॉल्व करिएगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, आप ये मत सोचना कि मैं बस से भगा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर और बी सी को 50 मीटर, देखो उसी तरीके से है। 0.5 मीटर की दौड़ से ए सी को कितनी अंदर से हरा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आपको अलग लगेगा। ए की दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर दिया है ना, 1 किलोमीटर दिया है, तो आपका ये हो जाएगा ये 1000। बी दो है 960 मीटर से 960 मीटर, और सी जो है वो आपका हो जाएगा 910 मीटर, ठीक है। तो ए और सी के अंतर, ए और सी का अगर आप अंतर देखो इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा, 1000 में से 910 घटाओगे आपका आ जाएगा 90 मीटर। तो इसी प्रकार 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की दौड़ में ए और सी के बीच की तय की गई दूरी जो है वो 45 मीटर है। तो ए और सी के बीच की जो दूरी है वो 45 मीटर की दूरी के अंदर से हरा सकता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी कार्यालय में 40% कर्मचारी पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे करो, मान लो कि 100 हैं, ठीक है, इसके 40% जो है वो पुरुष हैं, 40% अगर पुरुष हैं तो 60% क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो 40% कर्मचारी पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। आधे कर्मचारी पद में लंबे हैं और आधे जो है वो छोटे हैं, तो 10% कर्मचारी पुरुष और कद, अभी देखो ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो 45 नंबर का हम पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो कद में छोटे हैं और 40 कर्मचारी महिलाएं हैं और कद में लंबी हैं, तो कद में लंबे पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि 100% जो है वो टोटल लोग हो गए, 50% इसमें जो है वो पुरुष हैं और 50% इसमें महिलाएं हैं। आप देखो इनके बड़े और छोटे कद के अनुसार अगर आप करोगे, तो इसमें 10% जो है वो पुरुष छोटे कद के हैं और 30% तो फिर क्या हो जाएंगे, बड़े कद के हो जाएंगे। अगर 40% महिला जो है वो छोटे कद की हैं, तो 20% जो है वो लंबे कद की हो जाएंगी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20% महिला अगर लंबे कद की हैं तो उनकी संख्या जो है वो 40 है, तो कुल कर्मचारी कितने हो गए, 40/20 गुणित 100 कर दोगे तो आपका 200 कर्मचारी हो जाएंगे। और कद में लंबे पुरुष पूछा था, तो कद में लंबे पुरुष इक्वल टू 30/100। आप 30 क्यों करोगे, देखो यहाँ पे 30 दिया हुआ था ना, 30 और टोटल जो थे वो 100 थे, इंटू आप कर दिए 200। तो इसको जब आपने सॉल्व किया ना, तो 100 2 जब 200 हो गया, एंड 30 इंटू 2 तो ये आपका आ जाएगा 60 कर्मचारी जो है वो सही हो जाएगा। तो 60 पर आप यहाँ पर टिक भी कर लोगे, ए ऑप्शन मतलब कि आपका सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 46 में, और यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन से 1931 की गांधी इरविन समझौते के, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता 1931 और उसके आसपास के जो डेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जानते हो 1931 में ही गांधी जो इरविन है ना वो चला भी जाता है, ठीक है। तो दूसरे वायसराय भी आ जाते हैं। आप मुझे बता सकते हो क्या, इसके बाद कौन से 1931 के लास्ट में, अगर हम दिसंबर 1931 तक देखते हैं तो दूसरे वायसराय आ जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से वायसराय थे जो दिसंबर 1931 में थे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। तो 1931 के समझौते का प्रमुख पहलू था स्थगित करना, तो था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन में भाग लेना, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं था। समझौते का प्रमुख पहलू जो था वो शिमला सम्मेलन तो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है, तो ये तो कभी कहीं हो नहीं सकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि के करों का भुगतान करना, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, करों का भुगतान से इससे कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट है राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, हाँ ये तो था, तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो गया। दूसरा और तीसरा आप काटने की कोशिश करो तो थोड़ा सा, अगर हमने दूसरा ऑप्शन काट दिया तो ये कट गया, और तीसरा भी अगर काट दिया तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, केवल 1 और 4 जो है वो सही होगा, ठीक है। तो पहला सही है और ये चौथा आपका सही है। ध्यान देना, गांधी इरविन समझौता के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो कि 5 मार्च 1900, अच्छा गांधी इरविन समझौता ना डेट भी पूछता है कभी कभी ऐसे दे देता है, आपको ये तो पता है कि 1931 है, ठीक है, ऐसे बोल देगा 12 मार्च 1931, 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इवन ये डेट अरेंज करने के लिए इट मीन्स 4-5 डेट दे देगा, और उस डेट को अरेंज करने के लिए यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा है, पीसेस तो कितनी ही बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और यूपीएससी के जो अनदर छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, लाइक आपके ईपीएफओ का हो गया एग्जाम, प्लस आपका एनडीए सीडीएस, इन सब में तो पूछता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो ये आप देख सकते हो कि गांधी इरविन समझौते के कुछ प्रमुख पहलू जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षेपण की
माप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रेंज है, मीन डेविएशन है एंड ये क्वार्टाइल डेविएशन है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो ये मैथ का एक बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये पाया गया कि कोई कितना किराना दुकानदार क्या दिया है आपका 320 वाला 25 kg चावल और 35 kg वाला 20 चावल मिलाकर मिश्रित चावल को 15% पर बेचता है। मिश्रित चावल की देखो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर हिंदी में ना समझ में आए तो यहाँ पर देखो 32 kg का दिया है वजन 25 kg और मूल्य जो है वो 800 रुपये और 35 रुपये पर kg का वजन जो है वो 20 kg है और 700 रुपये है। तो अगर आप इस दोनों को ऐड कर लोगे तो ये हो गया 45 kg और ये जो कुल मूल्य आया वो 1500 आ गया। अब मिश्रित का मूल्य अगर इनको मिक्स कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1500 क्योंकि टोटल है डिवाइडेड बाई 45 kg हो गया, कुल वजन हो गया इंटू 115% हो गया। अब इसको जब आपने सॉल्व कर लिया तो 33.33 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका 48 नंबर। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत बड़ा है, बड़ा तो है लेकिन ईजी है। खुले मैदान में एक आयताकार भूखंड क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। ABCD मूल स्थिति यह है। अच्छा, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है ना वो इंग्लिश में एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसके बाद में फिर कर लेगा। तो ये है आयताकार, इट मीन्स रेक्टेंगल वाला एक स्ट्रक्चर दिया है। AB के अनुदिश मैदान की लंबाई 80 मीटर है तो लेंथ दिया है 80 मीटर। BC के अनुदिश मैदान की चौड़ाई जो है ब्रेड्थ दिया है 60 मीटर। भूखंड के अंदर उनकी भुजाओं के चारों तरफ कंक्रीट की पगडंडियां जो है वो बनानी जानी है और BC और DE के अनुदिश पगडंडी जो है, पगडंडी मतलब ये रास्ता जो है 4 मीटर और AB और DC के अनुदिश पगडंडियां आपस में इस प्रकार बराबर की चौड़ाई में होंगी कि बिना कंक्रीट वाले आंतरिक भाग की माप ABCD भूखंड के मूल क्षेत्रफल की 3/4 रहे। AB और DC प्रत्येक के अनुदिश पगडंडियों की चौड़ाई क्या होगी। देखो अब इसको ना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जो है आपको समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ये डायग्राम आप बना देख सकते हो। ये इसका हो गया लेंथ और ये हो गया आपका जो है वो ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये आपका 60 मीटर और ये आपका हो गया ये वाला आपका 80 मीटर। ये आपने 4 मीटर, ये वाला आपका ब्रेड्थ जो है वो 4 मीटर हो गया। और इस तरीके से आप ना सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखो कंक्रीट का क्षेत्रफल जो है वो हमें मालूम है। इस तरीके का अगर होगा तो हम फार्मूला जो है वो 3/4 इंटू कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कंक्रीट का क्षेत्रफल, अब देखो कुल क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला होता है L इंटू बी, है कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं यानी एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये 60 इंटू 80 कर लिया यानी आ गया आपका 4800 मीटर स्क्वायर। अब कंक्रीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए इट मीन्स 4800 डिवाइडेड बाई 4 है ना, तो डिवाइडेड बाई 4 कर लोगे तो आपका आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। लंबाई के अनुदिश क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के अनुदिश क्षेत्रफल बराबर 1200, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अरेंज करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका x इज इक्वल टू 5 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 मीटर, थोड़ा आराम से जब आप सॉल्व करोगे, बहुत ही मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा भले ही था। तो 50 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम आते हैं हिंदी में, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन है, किसी रात्रि भोज में प्रत्येक 2 अतिथियों के बीच चावल का 1 कटोरा, प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच दाल का 1 कटोरा और प्रत्येक 4 अतिथियों के बीच दही का 1 कटोरा। देखो ये कटोरा ना आप अच्छे से ध्यान देना। किसी रात्रि भोज में 2 अतिथि, कितने, 2 अतिथियों के बीच चावल का 1 कटोरा, प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच दाल का 1 कटोरा, ठीक है, और प्रत्येक 4 अतिथियों के बीच दही का 1 कटोरा उपयोग में लाया जा रहा है। वहाँ कुल मिलाकर 65 कटोरे हैं, ठीक है। तो रात्रि भोज में उपस्थित अतिथियों की संख्या, यहाँ पर कटोरे तो दे दिया, अब हमें निकालना है अतिथियों की संख्या। तो देखो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्व कर लोगे। 2 मेहमान मतलब 1 कटोरी चावल, 3 मेहमान मतलब 1 कटोरी दाल, 4 मेहमान मतलब 1 कटोरी दही। अब इन सबका आप ना एलसीएम ले लो 2, 3, 4 का, तो आपका आ जाएगा 12। अब 12 मेहमान मतलब 12 मेहमान हो गए। अब 12 मेहमान में कितने कटोरी आ जाएंगे, मतलब 6 कटोरी चावल, 4 कटोरी दाल और 3 कटोरी जो है वो दही आ जाएगी। तो 12 मेहमान बराबर 13 कटोरी, 6, 4, 10, 3, 13 हो गए ना, ये आ गया आपका टोटल 13। तो 12 मेहमान बराबर 13 कटोरी, तो एक कटोरी बराबर कितने मेहमान, 12/13 मेहमान, ठीक है। अब 65 कटोरी, तो फिर इसी तरीके से 65 कटोरी का निकाल दो, तो 65 गुणित 12/13 क्योंकि एक मेहमान का है। आपने इसको काट दो, 13 5 जा 65, आ गया कितना, 13 5 जाएगी 5 है ना। अब 12 5 जा हो गया आपका 60 मेहमान। तो टोटल आपके 60 मेहमान जो है वो आए हैं वहाँ पर उस रात्रि भोज में। तो ये आपका 60 जो है वो टिक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और ये है 51 नंबर। सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट टू पर्सनल फेस्ड विथ, ठीक है। तो जो सामाजिक सुरक्षा है ना वो किसको प्रदान करी जाती है, तो बीमारी और निःशक्तता, ठीक है। बेरोजगारी बिल्कुल सही है, फसल विफलता सही है, पति पत्नी की हानि, देखो पति पत्नी की हानि ना सबको नहीं मिलती है, ठीक है।
तो वो कुछ केसेस बस हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा। तो 1 2 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। फिर से मैथ का क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष और 9 स्त्रियां किसी कार्य को 19 दिन में पूरा करती हैं तो 3 पुरुष और 6 स्त्री उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद ही आप जो है वो, यह प्रश्न अपूर्ण है जिसे आयोग द्वारा, देखो ये आयोग ने ही जो है वो निरस्त कर दिया था। तो खैर देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 1 सेकेंड 51 नंबर हो गया, हाँ 52 नंबर क्वेश्चन में आओ। ये 52 के बाद 117 आ रहा है क्या, 113, ओके 52 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लो। तो ये हो गया आपका, हाँ 52 नंबर क्वेश्चन में तो 5 में तो ये अपना 52 नंबर क्वेश्चन जो है वो निरस्त हो गया। अब 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर, ये थोड़ा सा PDF जो है वो ना सही नहीं लगा है, एक बार मैं देख ले रही हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, 86, 74, हमें 53 नंबर क्वेश्चन देखना है, राइट। ये 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो ये है 53 नंबर क्वेश्चन, मतलब PDF बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया है और इसी तरीके से बन रहा है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखो तो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। ये देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर त्रिज्या मान लिया कि 2r हो गया, तो क्षेत्रफल मतलब आप जानते हो पाई r स्क्वायर होता है, यानी पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या जो है वो 50% घटा रहे हो, मतलब नया क्षेत्रफल जो है वो देखो 2r था, तो ये 4 पाई r स्क्वायर था, मतलब आधा हो जाएगा उसका, और उसको जब हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा नया क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में कमी कितनी की आई, 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, जिस तरीके से आप लॉस निकालते हो, ठीक है ना, लॉस परसेंट इंटू 100। अब यहाँ पे देख लो 4 - 1 इट मीन्स हो गया 3 पाई r स्क्वायर अपन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100। तो ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर जो है वो कट गया, और 4 से 100 काटोगे तो आपका हो जाएगा 25। तो 25 इंटू 3 इट मीन 75% जो है वो कम हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं। कौन से कारक जो है वो सम्मिलित हैं। तो पहला 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने या प्रतिष्ठान, ठीक है। कर्मचारी एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध। दूसरा है बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नकद लाभ का उपबंध, ठीक है। और चौथा है आपका मृत्यु अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि सारे के सारे ही ऑप्शन जो है वो सही है। 1 2 3 4 सब सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है 1 2 3 4। 54 के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो, कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के बारे में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों पर लागू होती है। तो ये देखो सभी कह देने से ना ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। बी नंबर है स्वतः नाम सुविधा ऑटो डेबिट के माध्यम से खाता धारकों के बैंक खातों से काट दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जीवन बीमा का मूल्यांकन धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसे वार्षिक प्रीमियम देना होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मृत्यु के बाद जीवन ज्योति राशि परिवहन दी जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लो 1 3 1 4 2 4। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, मतलब 2 और 4 जो है वो। अच्छा आपका 2 और 4 सही है, तीसरा भी गलत है। देख लो क्या दिया था, जीवन मूल्य धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है और उसे अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना होता है। तो मुझे तो लग रहा है वार्षिक प्रीमियम ही देना होता है। क्वेश्चन सही पूछा था, सी ऑप्शन 2 और 4। थोड़ा सा इसके बारे में आप रीड कर लेना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। एक बार इसको जरूर गो थ्रू लेना। वैसे यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, देखो 18 से 50 साल के। ये वाला कैसे गलत हुआ, जीवन बीमा का मूल्य धारक के द्वारा विनिश्चित किया जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा यहाँ पे देखो धारक के द्वारा विनिश्चित किया जा रहा है ना, ये धारक के द्वारा विनिश्चित नहीं किया जाएगा और उससे वार्षिक प्रीमियम, हाँ तब ये गलत हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा बीच में ना मैं बड़े ध्यान से बोल, वार्षिक तो दिया जाता है लेकिन जो धारक द्वारा विनिश्चित किया है ना वो जो है वो गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करके रखा है, ये स्कीम में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और ये 330 रुपये जो है वो उसमें भरना होता है। तो हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा अगर हमने ना, देखो मैंने ही ध्यान से नहीं पढ़ा बीच वाला वर्ड जो है, और फिर गलतियाँ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। किसी भी कारणवश अभिदाता के मृत्यु के बाद जीवन के बाद इट मीन्स अगर वो उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो 2 लाख उसके परिवार को दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन पे। अधिकतम 500 अंक वाले किसी परीक्षा में
ए बी को 10% कम मिले और बी सी से अधिक मिले, सी और डी को 20% कम मिले, यदि ए को 360 मिले तो डी को कितना मिले, तो 65%, 70, 75, 80। इसको भी आप सॉल्व करिएगा। 56 नंबर, तो 56 का अब इसका ना हमें देखना पड़ेगा ये, क्योंकि PDF जो है अरेंज, हाँ ये है, तो ठीक है, मिल तो गया। ओके, तो ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से कुछ, और आपका 80% जो है वो निकल करके आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 57 नंबर, इसमें असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ये है उपभोग और बचत। असर्शन जो है वो कह रहा है उपभोग, बचत और निवेश पर आयकर के प्रभाव, व्यष्टि प्रभाव है, नहीं ये व्यष्टि प्रभाव नहीं है। दूसरा कह रहा है आयकर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, तो ये सही है, मतलब आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है, हाँ डी ऑप्शन, मतलब कि पहला जो है, डी ऑप्शन कह रहा था पहला असत्य और दूसरा सत्य है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको ध्यान देना कि इसमें डी ऑप्शन, यानी पहला जो है वो असत्य है, दूसरा जो है वो सत्य है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो है पहला स्टेटमेंट दिया है, दो देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है, और रीज़न जो है वो 58 का जो रीज़न दिया है वो दिया है आपका, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, अलग अलग देशों के अलग अलग कारक एंडाउमेंट जो है वो, यहाँ पर देख सकते हो एंडाउमेंट्स जो है वो होते हैं, तो बिल्कुल सही है। इट मीन्स इसका दोनों ही सही है, पहला और दूसरा कथन, और ये आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 59 में, विदेशी निवेश किसी देश के निर्यात निष्पादन को प्रभावित कर सकता है, और दूसरा है विदेशी निवेश का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, तो बिल्कुल दोनों ही सही है। असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो इसके बारे में आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर पर, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। संसद सदस्य और उद्योग और व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, तो ये ऑप्शन ये तो गलत हो जाता है, तो यानी कि आपका पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। सी ऑप्शन जो है वो आप इसके बारे में देख सकते हो, यानी लोक लेखा समिति। देखो लोक लेखा समिति जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इवन यूपीएससी के, तो यूपीएससी जो है यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है। तो इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति की ये जुड़वा बहन कही जाती है। इसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आ गया आपका इंग्लिश का क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन से। तो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। देखो आई, तो इसके बारे में क्या मतलब, एक पूरा सेंटेंस टाइप दे दिया, इसको वन वर्ड में हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप कह सकते हो, तो इसको स्कोल्डिंग कहेंगे। स्कोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, डांटना हो गया, ठीक है। तो बाकी एप्रिशिएशन तो आप जानते हो कि मतलब किसी की बड़ाई वगैरह करना या किसी को अप्रिशिएट करना, आप समझ रहे होगे। वार्निंग मतलब क्या बोलते हैं, वार्न करना किसी को, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड जो है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब वर्ड जो है वो आ नहीं रहा है टिप्स पे। वार्न करना ना, मतलब तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए, सपोज समझ रहे होगे आप। ग्रीटिंग मतलब कि आपको इट मीन्स किसी को आप ग्रीट कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 61 के बाद अब हम आ जाते हैं 62 नंबर, कहाँ पे है, क्योंकि ये हाँ ये है 62 नंबर पे। देखो तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, मतलब कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे रुपए हों। तो ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है क्या, कुलीन वर्ग। तो इसका एन एरिस्टोक्रेट जो है वो सही हो जाएगा। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, जो कुलीन ठाट बाट से रह रहा हो उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 63 में, ही वॉज फॉल्स्ड बाय हिज ओन पेटार्ड रेफर्स टू। ये अब ये भी सेंटेंस दिया हुआ है, ये क्या बताता है, तो ही हैड प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान टू हर्ट अदर्स। तो ये हो जाएगा, मतलब कि आपने जैसा किया ना वैसा ही फल पाया, यानी अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ही हैड प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान टू हर्ट अदर्स। तो किसी ने दूसरे के लिए जो प्लान किया था ना, किसी दूसरे के लिए मतलब गड्ढा खना था, किसी दूसरे को दुख देने के लिए कुछ किया था, लेकिन खुद ही उसी में परेशान हो गया, तो यही हो गया आपका। व्हाट इज़ अ बैलेड। बैलेड क्या होता है, बैलेड का मतलब कोई गाथा होता है, ठीक है, जैसे बिरहा हमारे यहाँ होता है। तो बैलेड अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, गाथा गीत, इसको गाथा गीत कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ का बिरहा जो होता है वो होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स पॉपुलर स्टोरी जो होती है, जो होती है हमारे यहाँ, जब मतलब कि एक लोकल लेवल पे जो है वो गाई जाती हैं। नेक्स्ट है
आपका प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? देयर वॉज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लॉग एन एरिया, इट इज़ द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, इट इज़ इंडिकेट हैप्पी कम्युनिटी एंड इट इज़ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन। सही है, ये सही है आपका। मतलब ये आपका इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी दूसरे के विचारों या रचनाओं को अपना बताना। कहते हैं ना, कोई बहुत सारे ऐसे राइटर्स वगैरह होते हैं जो किसी दूसरे की लिखी हुई चीज़ों को अपना बोलते हैं कि वो उनका है। नेक्स्ट है रिवेलरी, ठीक है, RIVALRY है, रिवेलरी between two clan has to become water under the bridge means the rivalry continue, it has become a thing of the past। हाँ, तो ये जो है वो पिछली चीज़ों को की जो होती हैं वो होती हैं, यानी किसी भूतकाल की घटना को बताने के लिए किया जाता है इसका, इस फ्रेज का यूज। ठीक है, 66 के बाद आ जाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिडर द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है, इसको अरेंज करना है आपको। वेयर द वर्ड आर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिया है, वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड ऑफ द ये कन्वीनियंस ऑफ द रेफरेंस, कंसिडर आल्सो द इंसर्शन सिंगल वर्ड ओनली into the sentence to indicating a desired emphasis where shall this word inserted if the emphasis is to be। ठीक है, तो दिया है on the recipient, on the uniqueness of the item given, on the giver। ठीक है, तो इसको आप रिस्पेक्टिवली ओनली एट अ टाइम, तो यहाँ पर आपको ना देखना है कि कैसे किस तरीके से ये अरेंज हो सकता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, अदरवाइज समझने में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो सकती है। 68 में आ जाते हैं हम। यहाँ पर दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का क्या मतलब होगा? इंटेंडेड टू इंस्पिरेशनल, टीचिंग अ मॉरल लेसन, रिसीव्ड एज कॉमिकल, शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, टीचिंग अ मॉरल लेसन, यानी नैतिकता के पाठ जो है वो सिखाना ही आपका ये डिडैक्टिक जो है वो कहलाता है। 68 के बाद हम आ जाते हैं 68 के बाद आ जाते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन पर। कंसिडर द स्टेटमेंट द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड permeated the address by the chief guest, which of the following is mean by permeate in the। तो यहाँ पर permeate का मतलब क्या होता है? तो to spread all over, मतलब किसी की चीज़ों को जो है वो फैलाना पूरी तरीके, मतलब पूरा जगह जगह तक फैलाना, टू स्प्रेड। ठीक है, ये इनका मतलब भी आप जो है वो समझ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब 4 सेंटेंस जो है वो 4 पार्ट्स दिए हैं एक सेंटेंस के, कह सकते हो, और उसको जो है वो आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला ये आ जाएगा, आल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, यद्यपि ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक, वो अरिथमेटिक में जो थे वे वीक थे, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे। मतलब क्या आ जाएगा? सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 1 और फिर 3 फिर 4, 2 1 3 4। तो आपका ये बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो 70 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं ये पार्ट सेकंड में। तो आपका फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो गए, इट मीन 70 क्वेश्चन हो गए। अब बचा आपके 50 क्वेश्चन, जो कि हम पार्ट थर्ड में जो है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि इसमें कुछ नया ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो और भी एक चीज़ कि मेरे यहाँ पर मैं चैनल पर देख रही हूँ कि हमेशा लगातार कंटिन्यूटी इसकी बनी जा रही है कि 80-85% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, और बहुत कम लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। चैनल को जो है वो देखने के बाद आप थोड़ा सा उसका फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए, या उसमें क्या ऐड ऑन करना है उसको भी बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।